नमस्कार दोस्तों। हाँ, हम लोग आज पढ़ेंगे विगत परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इसमें ये पेपर हिंदी का है, जो कि इसी तरह आपका बोर्ड में भी पेपर आएगा। और इसमें सभी प्रश्न लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड अ तथा खंड ब हैं। दोस्तों, पहले आपको पेपर मिलता है तो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पेपर में पढ़ लेने से हमको पता चल जाता है कि कितने समय में क्या करना है, कैसे क्या क्या भरना है, क्या क्या हमें गलतियां नहीं करनी है। दोस्तों, बोर्ड के पेपर में आपको काली और नीली पेन के अलावा कोई और पेन ना यूज करे तो बहुत अच्छा होगा। उसमें है कि खंड अ में है कि अ से 1 तक 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिन्हें उत्तर OMR पत्रिका पर चिन्हित करना है। OMR सीट आपको मिलेगा, 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जिसको आपको उसमें करना है। और खंड अ के प्रत्येक प्रश्न को निर्देशक पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्र पर उत्तर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रिका पर उत्तर देने के पश्चात उन्हें नहीं काटे, इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। दोस्तों, आप जो OMR शीट आपको मिलता है उस पर अगर आपका गलत भी हो जाता है तो आप उसे छोड़ दें। उस पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, ना ही उसे काटें, ना ही दूसरा गोला बने, क्योंकि फिर भी आपका प्रश्न सही नहीं हो सकता, वो भी गलत हो जाएगा। 5वां, इसमें लिखा है कि प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। और खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। खंड ब में इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ सही एक ही साथ दें। और आगे है कि प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। मतलब कि जो आपको आ रहा है उसी को आपको पहले करना है, आपको समय नष्ट नहीं करना है। ये नहीं कि पहला नहीं आ रहा है और चौथा आ रहा है हमको तो पहले पे अपना समय व्यतीत करें और चौथा को ना देखें। तो ऐसा नहीं करना, आपको चौथा आ रहा है तो चौथा पहले कर लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन जरूर डाल दीजिएगा। तो आगे देखते हैं और हल करते हैं। इसमें पहला दिया है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। तो शुक्ल युग के नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और दूसरा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन के कौन लेखक हैं? प्रेमचंद। तीसरा है कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। दोस्तों, इसीलिए प्रश्न बोलता है कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी दे देता है कि जैसे यहाँ पे दिया है कि शुक्ल युग के नाटककार, हम लोग देखते हैं शुक्ल युग के नाटककार हैं, तुरंत मार देंगे जयशंकर प्रसाद। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि शुक्ल युग का नाटककार जो है वो नहीं है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं है। चौथा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलू का याद करूं के लेखक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन है। पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है, तो यात्रा साहित्यकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। छठा है कि रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, तो भूषण है। कौन है? भूषण। और सातवां है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो रामचंद्रिका केशवदास। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और प्री प्रवास किसकी रचना है? प्री प्रवास तो हरिवंश सिंह उपाध्याय की। किसकी है? हरिवंश सिंह उपाध्याय। और अगला है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है, तो प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और 11वां है कि हास्य रस का स्थायी भाव है, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। और 12वां है कि मनहु मानो जनहु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं, तो कौन से? उत्तप्रेक्षा अलंकार। इसका क्या हो जाएगा? उत्तप्रेक्षा।
तरह है कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि अहा, व्योम सिंधु सकी देख तारक बुदबुद दे रहा। उपयुक्त पंक्ति में छंद है, तो छंद कौन सा है? सोरठा। दोस्तों आपको सोरठा और रोला छंद पढ़ना होगा। इसमें मात्राएं गिननी होती हैं, 24-24 दोनों मात्राएं होती हैं। तो आपको इसमें मात्राएं गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रोला है कि सोरठा है। और आगे हल करते हैं। आगे हमारा दिया है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पे लिखा है कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश बना है, उपनाम बना है, उपवन बना है, ऊपर नहीं बना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 15वां है कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? दैनिक। दोस्तों बहुत सारे लोग निक को मारेंगे, निक, दैनिक तो निक मार देंगे, ये गलत हो जाएगा। इसका प्रत्यय यानी कि इक होगा, दैनिक इक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 16वां है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु। 17वां है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी है, देवनदी है, सुरसरिता है, कालिंदी नहीं है। कालिंदी इसका पर्यायवाची नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18वां कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इति धन आदि, ए हो जाएगा। 19वां है कि फल शब्द का तृतीय विभक्ति वचन रूप है। फल शब्द का तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा? फल है। और 20वां है कि हस्तु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है। हस्तु, हस्तु धातु का तो एक वचन प्रथम पुरुष। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे वर्णात्मक प्रश्न में। तो दोस्तों वर्णात्मक प्रश्न में आपको पहले इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपको पूछता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ यानी ये किससे लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो इसमें निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी एक पर देना है, किसी एक पर देना है। तो इसमें है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे तो वो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तम पूर्ण जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे। तो इसमें पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने विश्वासपात्र मित्र की तुलना किसे और क्यों की है? तो हम इसका क्या लिखते हैं? हम इसका संदर्भ लिखने चलते हैं। तो दोस्तों संदर्भ लिखना है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे तो हमको पता है कि यह मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके एक लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। दोस्तों ये संदर्भ हो गया। संदर्भ आपका सही होगा तो आपको तभी नंबर मिलेगा, अन्यथा आप इसकी व्याख्या कितना भी कर लीजिए, संदर्भ गलत रहेगा तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। संदर्भ सही रहना चाहिए। और दूसरा प्रश्न पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम इसकी क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। दोस्तों दिया है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझ लेना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। तो हम इसके क्या करेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या करना। आप ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो क्या विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है?
तो हम करेंगे अच्छे मित्र में उत्तम वैद्य की समान निपुणता तथा परख होती है। अच्छे मित्र में उत्तम वैद्य के समान निपुणता तथा परख होती है। जैसे अच्छा वैद्य रोगी के शारीरिक दोषों को चतुरता से समझ लेता है और रोगी की परख करके उनकी उचित चिकित्सा करता है, उसी प्रकार सच्चा मित्र अपने मित्र की बुराइयों को समझकर बड़ी चतुराई से उन बुराइयों को दूर कर देता है। और दोस्तों आगे हमारा क्या दिया था, और हमारा आगे दिया था, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। तो लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है। तो लेखक ने तो हम लिखेंगे कि लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना उत्तम वैद्य से की है। क्यों की है? क्योंकि वे हमें दोषों और त्रुटियों से बचाए रखते हैं, कुमार्ग के प्रति सचेत करते हैं और हतोत्साहित होने पर क्या करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं। हमको ऐसे लिख लेना है। और अगला दिया अथवा में करके दिया है। अगला या तो आपको उसको लिखना है या तो इसको लिखना है। दूसरी बात जो इस निबंध में विचारणीय है वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश की प्राण है। इसी नैतिक चेतना के सूत्र से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग और जातियां आपस में बंधी हुई हैं। वहाँ उन सब में एकता है। इसी बात को ठीक तरह से पहचान लेने से बापू ने जनसाधारण को बुद्धिजीवियों के नेतृत्व में क्रांति करने के लिए, तत्पर करने के लिए इसी नैतिक चेतना का सहारा लिया था। अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। अब लिखा है दोस्तों कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें अथवा में दिया है, प्रश्न में आपको पहले ही दे दिया था कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का उत्तर लिखना है। तो आपको किसी एक का लिखना है, या इसका लिखिए या इसका लिखिए। तो हम इसका भी समझ लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है तो हम भी इसका संदर्भ लिख ले। दोस्तों जब हम इसको पढ़ते हैं, दूसरी बात जो इस संबंध में विचारनी है वो यह है कि संस्कृति से रिलेटेड है। तो हमको इसी तरह पता लग जाता है कि यह संस्कृति नामक पाठ से है। तो भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है। तो भारतीय संस्कृति के लेखक कौन है? तो भारतीय संस्कृति नामक पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो पहला दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम संदर्भ लिख लेते हैं। तो संदर्भ लिख लेते हैं। तो लिखा है कि संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आपको ऐसे संदर्भ लिख लेना है अच्छे से। आपका संदर्भ सही होगा तभी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा इस पे। और अगला पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो वहाँ पे रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करना है। तो आपको हेडिंग डाल देना है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो क्या है कि वह यह है कि सांस्कृतिक अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। वह यह है कि सांस्कृतिक अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश की प्राण है। तो हम लिखें हमारे देश की संस्कृति ही देश की प्राण शक्ति है, यही सामूहिक चेतना है। लिख लेंगे हमारे देश की संस्कृति ही देश की प्राण शक्ति है, यही सामूहिक चेतना है। और दोस्तों आगे तीसरा दिया है कि जनसाधारण का हृदय किन बातों से आंदोलित हो उठा और क्यों। तो दोस्तों हम ऊपर पढ़े कि अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय इसलिए आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। तो हम इसको भी लिख लेंगे। पहले हम लिख लेंगे अहिंसा, सेवा और त्याग की बातों से जनसाधारण का हृदय आंदोलित हो उठा क्योंकि उन्हीं से तो वह शताब्दियों से प्रभावित और प्रेरित रहा। दोस्तों हम ऐसे लिख लेंगे और हम अब आगे चलते हैं।
दोस्तों अब दूसरा आता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी एक पद्यांश, किसी एक का अर्थात किसी एक का मतलब अर्थात यह होता है कि जैसे कि एक दिया है और अथवा करके दूसरा दिया, या तो आपको जो आ रहा है इसमें से किसी दोनों में से एक को करना है। तो दिया है कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध इस इंद्री शिथिल भई, केशव बिनु ज्यों ही देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवही कोटि बरिस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, सुर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। लिखा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोस्तों आपको क्या लिखना है? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो आइए हम संदर्भ लिखते हैं। दोस्तों हम संदर्भ लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यांश, दोस्तों वो क्या था? हमारा गद्यांश था, ये क्या है? पद्यांश है। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरसागर पद से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी है। दोस्तों इसमें कवि लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कवि, लेखक नहीं, कवि लिखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न दिया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध ईश। तो इसका हम क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। लिखेंगे कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दें। हमारे पास जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। आप यहाँ पे गोपियां कहती हैं भी लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। हे उद्धव, हमारे पास 10-20 हृदय नहीं है कि उनमें से एक को ईश्वर की आराधना में लगा दे। हमारे पास जो एक हृदय था वह कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। और अगला प्रश्न है कि इंद्री शिथिल भई, केशव बिनु ज्यों ही देहि बिनु शीस। उपयुक्त पंक्ति में उपयुक्त अलंकार का नाम लिखे। तो अलंकार का नाम लिखना है। तो कौन सा इसमें अलंकार है? तो हम ऐसे लिख लेंगे कि उपयुक्त पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। और हम अब आगे चलते हैं। अगला है कि विश्वत रेखा का वासी जो, ये अथवा में करके, जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। तो लिखा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ हम लिखने चलते हैं। अरे दोस्तों इसका संदर्भ लिख लेंगे। तो संदर्भ लिख लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम कविता, स्वदेश प्रेम क्या है? कविता है, से लिया गया है, जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। यहाँ पे कवि होगा, जिसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और अगला दिया है कि विश्वत रेखा का वासी कैसा जीवन व्यतीत करता है, उपयुक्त पद्यांश के आधार पर लिखिए। यानी कि जो ये हमारा पद्यांश दिया है उसके आधार पर लिखना है कि विश्वत रेखा के जो वासी हैं वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। तो आइए हम लिख लेते हैं। तो लिखते हैं कि भूमध्य रेखा यानी कि विश्वत रेखा क्षेत्र में रहने वाले लोग जो वहाँ की असहनीय गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी जन्मभूमि से अधिक प्रेम करते हैं और उनके प्रति अपना श्रद्धा रखते हैं।
ऐसे आपको क्या करना है, उसकी व्याख्या कर देना है। और तीसरा है कि रेखांकित अंश अनुराग, अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, तो इसमें लिख लेना है कि अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। और तीसरा है कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दिया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, इयम विमल सलिल तरंगंगाय गंगाया कूले स्थिता, अस्या घाटानां वल्याकृतिः पंकितः ध्वलायां चंद्रिकायां बहुराजते, गणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति, अस्या घटनाच्च शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। तो इसका हम क्या करेंगे, गद्यांश है, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों पहले हम इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है, हम ये भी लिख सकते हैं। इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, इसका मतलब क्या होता है। अब हम इसका क्या करेंगे, हिंदी अनुवाद करेंगे। तो वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। और दिया है कि इयम विमल सलिल तरंगंगाय गंगाय कूले स्थिता। तो यह क्या है कि यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। और आगे है कि अस्या घटानाम वल्याकृतिः पंकिति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। तो इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। और आगे है कि अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ति, अस्या घटनाच्च शोभां विलोक्यत इमाम बहु प्रशंसति संति। असंख्य यात्री दूर दूर देश से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। और दोस्तों आपको ऐसे बढ़िया से लिखना है, और आप इसमें काली और नीली पेन का यूज कीजिएगा और दूसरे कलम का यूज नहीं करना है। और हम 2 ठो इसमें से संस्कृत गद्यांश दिया है, जिसमें से एक को करना है। तो या तो आप इसको कीजिए या फिर आप इसको कीजिए। अगला है कि मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतिः अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवन संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नं अकुर्वन्, ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणायान् आचारान् च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। इसका क्या करना है, हिंदी अनुवाद भी करना है और इसका संदर्भ भी लिखना है। तो आइए हम इसका हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिखते हैं। दोस्तों हम इसको जब पढ़ते हैं तो यह हमें पता लगता है कि यह संस्कृति के बारे में दिया है। तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि यह किससे, तो यह भारतीय संस्कृति से है। तो हम इसका संदर्भ लिख लेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। फिर इसका हम क्या कर लेंगे, हिंदी अनुवाद कर लेंगे। तो हिंदी अनुवाद कर लेंगे कि मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए बहुत प्रयत्न किया था। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों
विचारों का प्रदर्शन किया है, वही सब हमारी संस्कृति है। इतना आपको लिख लेना है। फिर आगे दिया है कि निम्नलिखित में किसी एक संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये क्या है और ये क्या है? पद्यांश है। तो पद्यांश में अथवा में लिखा है, किसी एक का करना है। तो पहला है कि अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुटवक्ता च यो जनाति स पंडितः। तो हम इसका क्या करेंगे? संदर्भ लिखेंगे और हिंदी अनुवाद करेंगे। तो दोस्तों हम इसका संदर्भ लिख लेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। और हम इसका हिंदी अनुवाद कर लेंगे। तो लिखा है कि अपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडितो, यानी कि बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है। बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है। साक्षर है किंतु पंडित नहीं। फिर आगे लिखा है कि अमुख स्फुटवक्ता चयो जनाति स पंडित। तो फिर लिखा है कि मुखविहीन, यानी कि न बोलते हुए भी स्पष्ट बोलने वाला है, इससे जो जानता है वह पंडित है। इसका हिंदी अनुवाद ऐसे कर लेंगे। फिर आगे है अथवा में करके कि मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति काम हित्वार्थवान भवति लोभाम हित्वा सुखनी भावेत। तो इसका भी लिखना है संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो हम इसका संदर्भ लिख लेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। संदर्भ लिख लेंगे। फिर हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो हिंदी अनुवाद डाल लेंगे। फिर क्या करेंगे? तो लिखा है कि मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति। मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है, अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता। और आगे दिया है कि कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो फिर इसका हो जाएगा कि कामना को छोड़कर धनवान होता है और है, यहाँ पे है दो बार लिखा गया है, और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। किसको छोड़कर? लोभ को छोड़कर सुखी होता है। और आगे दोस्तों पांचवा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। पहला कि मुक्ति दूत खंड काव्य के आधार पर गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। या दूसरा है कि मुक्ति दूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। क है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। या ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दोस्तों ये आपको कर लेना है। इसमें से आपको जो आता है उसको लिख लेना है। आगे है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा अग्र पूजा खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। या घ है कि पहला मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। या दूसरा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के पंचम सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। या अंग है कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर उनके नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। दूसरा जय सुभाष खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। छ है और आपको वो कर लेना है जयशंकर का जय सुभाष खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक संक्षेप में लिखिए। और छ है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और सेकेंड है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। छ है कि पहला है कि कर्ण खंड काव्य के